मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं। आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं। आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? आदिल और राशि आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, नहीं, डिसऑर्डर, मैं अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर, मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरीडे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूज़र वो सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो। आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना, चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है। वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है। आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना, आपका जो बिजनेस है नेलआर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेलआर्ट। देखिए, मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है, वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है,
उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज़ करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए। और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझ में इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज़्यादा है। मैं बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। क्या वो डॉक्टर राखी सावंत भी बिजनेस करती है। बिल्कुल, ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेंडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही बोला आपने, ठगना। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। सच नहीं बात बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेंडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन। क्या? कौन वुमन ऑफ द एरा? दादा साहेब फाल्के ड्रामा क्वीन ड्रामा क्वीन क्यों रहे इतना अच्छा हुआ? नहीं, कौन वुमन द बिगेस्ट ठक्का दे दो ना एटलीस्ट। ठग द बेस्ट ठग अवार्ड गोज टू बाल्टी है बोलो बाल्टी है बोलो। कल्याण सर, अगर उससे कि जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अगर इसको लेकर अगर अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। उसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूँगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ। प्लीज़ राखी के अगेंस्ट में जोर से। राखी नहीं, ये रिटन कंप्लेंट है, इसको रिटन कंप्लेंट बोलते हैं टेक्निकली। राखी सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट गई है पुलिस को अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509, 384 ऑफ IPC। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पर हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में FIR करने का ऑर्डर लेंगे। उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग करने वाले हैं। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से, तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए। अदरवाइज़ आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे भी आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राश्री के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है और कौन सॉन्ग गए हैं उसके। ये राश्री के वजह से नहीं गया है। ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही नहीं, क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको किसी ने काम दिया भी था, करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन अब टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी? सर, राखी ने ये भी कहा है कि आदिल, राष्ट्रीय और शर्लिन के टॉर्चर पे सुसाइड भी कर सकती है आने वाले दिनों में। मैं कर दिया उसके लिए भाई, मैं कह रहा सुसाइड ना, मेरा खराब किया था वो दासा फाल्के का नाम। अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी वाइफ को। मैं करने वाला हूँ। अरे बाबा, मेरी इतनी बड़ी ब्रांड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ही सवाल है। आपको लगता है
कि राखी सावंत सुसाइड करेंगी, वो सबको वो मारेगा। तो दूसरे को सुसाइड करवा दें। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। तो मैंने भी तो दिखाया, वीडियो का बिजनेस तो है। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा, क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए एफआईआर को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना एफआईआर वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही एफआईआर वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, अगर लोगों को इजाज़त देती हूँ कि वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें, तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद करने पर। वो आई थी यहाँ पर राजश्री जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज बहन तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज़ बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन। मैंने कहा कि प्लीज़ इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो ज़रा, मैं ये एफआईआर वापस नहीं ले सकती? समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए, हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये एफआईआर वापस ले लूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? शर्लिन जी तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती हैं कि अरे वो तो आई थी हमारे पास, हमने कॉफी पी। हाँ बाबा, हम साथ में बैठकर मोमोज खाए, हमने कॉफी पी। कॉफी तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी पीती हूँ, मोमोज तो अपने ड्राइवर के साथ भी खाती हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि अगर आप किसी के साथ बैठकर मोमोज खाते हैं या कॉफी पीते हैं या हंसी मजाक करते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि आपने सेटलमेंट कर ली? आज तक ना लिखित में ना जुबानी तौर से मैंने ये कहा कि मैं अपना एफआईआर वापस लेती हूँ। मेरे जीते जी वो एफआईआर कभी वापस नहीं लूंगी। बात सुन लो और समझो।
एडवोकेट फाल्गुनी भ्रमभट्ट के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में जाकर एक शिकायत दर्ज करी। मैंने कहा बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कि सर, एडवोकेट फाल्गुनी भ्रमभट्ट एक एडवोकेट होते हुए, एक महिला होते हुए, हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए तमाम मीडिया वालों के सामने उन्होंने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, मुझको जलील किया, मेरी इज्जत उछाली। एक वकील होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोलती है हाँ मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा आप क्या चाहती हैं? मैंने बोला सर, ये कह रही हैं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इनसे कहिए कि मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे, अगर सच में ये शर्मिंदा है तो। उन्होंने उस दिन, ये बात है 7 अगस्त 2023 की, इसी महीने की, तो उन्होंने उस दिन ऑफिसर के सामने कहा जी सर, सर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सर, और उसमें तमाम मीडिया वालों के सामने मैं शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगूंगी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। और वहाँ से निकलने के बाद वो मुझे धमकी देती हैं, बोलती हैं कि जो FIR आपने दर्ज कराई है राखी सावंत और मेरे खिलाफ, वो आप वापस ले लीजिए तो ये माफ़ी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? FIR अलग है और बार काउंसिल में जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो अलग है, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, आप मिक्स क्यों कर रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया कि उनकी मंशा क्या है। माफ़ी मांगना उनकी मंशा नहीं है, वो चाहती हैं कि जैसे तैसे मैं उस FIR को वापस ले लूं, और मुझे कहती हैं कि असल में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे उसके लिए फ़िक्र होती है और ये राखी सावंत मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा मैडम, जो कुछ भी है ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, हम मिले क्यों यहाँ पर, आए क्यों बार काउंसिल पर? क्योंकि मैंने शिकायत की आपके खिलाफ, ठीक है, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आज ये कहती हैं कि नहीं हमारी सेटलमेंट हो गई। अरे कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्टेड जज साहब के सामने आप क्या बोलेंगे? वो पूछेंगे आपसे अगर सेटलमेंट हुई है तो बताइए कहाँ हुई, कैसे हुई, है क्या लिखित में? अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। सर आप बताइए सेटलमेंट कैसे होती है? सेटलमेंट के लिए दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कंसेंट टर्म्स डालना पड़ेगा, फिर माननीय जो हाई कोर्ट होगा वो क्वेश करेगा, ऐसे सेटलमेंट नहीं होता है। अरे क्या बोलेंगे वो कोर्ट में? हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने कॉफी पी साथ में, तो हो गई सेटलमेंट। अरे एक पढ़ी लिखी वकील होते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है। फाल्गुनी ने कहा है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं एडवोकेट फाल्गुनी भ्रमभट्ट मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर माफी मांगती तो आप माफ करेंगे? मैंने उस दिन ये दिलदार वाला डायलॉग राखी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। बहन तू दिलदार है, बहन दिलदार कर करके ही ये हालत हो गई। बहन तू बहादुर है, बहन मेरे साथ चल, बहन मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगा बहन। एक सेकेंड। एडवोकेट फाल्गुनी भ्रमभट्ट ने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने मुझसे कहा कि वो तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगी, तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। क्यों? 5 नवंबर 2022 के दिन जो शर्मनाक काम उन्होंने किया, सरेआम मीडिया के सामने एक लड़की के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके लिए वो माफी मांगना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनसे पूछिए क्या हुआ। वो बोलती है नहीं, असल में वो जो FIR आपने दर्ज कराई ना हमारे खिलाफ, वो आप वापस ले लेंगी तो फिर मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। मैंने बोला मैडम FIR अलग है, ये बार काउंसिल वाली शिकायत अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। FIR में आपका नाम है, राखी सावंत का नाम है, बार काउंसिल में मैंने जाकर शिकायत करी आपके खिलाफ, तो आप अभी उस शिकायत के बारे में बात करो। तो नहीं आप वो FIR वापस ले लो तो मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे मीडिया के सामने, फिर आप ये शिकायत भी वापस ले लो।
मैंने कहा क्या है ये, आप डील कर रहे क्या मेरे साथ? जिसके दिल में रिमोर्स होता, जिसके दिल में गिल्ट होती अपने किए के लिए, जिसके दिल में पछतावा होता, जो सच्ची मायनों में, हाँ सही मायनों में जो माफी मांगना चाहता है, वो कंडीशन रखता क्या? नहीं आप ऐसा करो तो मैं सॉरी बोलूंगी, आप वैसा करो तो मैं अपोलोजाइज करूंगी। क्या है ये? आप मीडिया के सामने आज भी ये बोल रहे, आप ही को बोला था किशन, आप ही को बोला था, अरे मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। शर्लिन चोपड़ा को बोल दो कि अगर कोई शरीफ औरत, शरीफ महिला, हाँ आ जाए, अगर कोई शरीफ महिला बात करना शुरू करे तो फिर सोच लो क्या होगा। अरे क्या शराफत 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 का पाठ पढ़ा रहे। अगर आप सच में शरीफ हो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हो। आपकी शराफत आपकी हरकतों से, आपकी बातों से झलकती। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आता कि आप कौन है, तो समझ में आ गया है सबको कि आपकी असली मंशा क्या है। और आप क्या बोल रहे थे, अगर वो माफी मांगेगी तो मैं क्या करूं? नहीं मतलब आप माफ कर देंगे क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये सवाल मैं आपको छोड़ती हूँ। मैं हमारे नहीं, अगर मीडिया के सामने सच्चे मन से वो माफी मांगती है मुझसे, बगैर कोई शर्त के, FIR वापस ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नो, कोई कंडीशन नहीं। आप सच्चे दिल से माफी मांगो, उसके बाद आप देखो क्या होता। सुनो मैं बोलूं रुको हो गया जवाब दो। अरे साइलेंट, अभी चुप बैठो यार। आपको जो पूछना अभी ये मत बोलो आदिल की टीम, आदिल की गैंग, ये कोई टीम और गैंग नहीं है। न्याय के लिए लड़ना गैंग नहीं बोला जाता, ये गैंग नहीं है। इनके साथ जो हुआ ये आई है, मेरे साथ जो हुआ मैं आया हूँ, इनके साथ जो हुआ ये आई है। यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया है। पीछे भी है। हाँ ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? इंटरेस्ट में पैसे लेके इंटरेस्ट बन रहे हैं। 25 लाख रुपए का अवार्ड, लाखों रुपए, मेरे लाखों रुपए। तो ये मत बोलो गैंग है, टीम है। हमारे साथ जो हुआ है हमें मालूम है। तो वो आके बोलती है ये वो टीम, मैं लोनर होगी। लोनर के काम तुमने किए हैं क्या? तुमने दोस्त बनाए क्या? तुमने हस्बैंड ठीक से बनाए क्या? तुमने फैमिली ठीक से रखी? तुमने कुछ नहीं किया। ठीक से भाई भी नहीं रखा। हाँ भाई, हर गली गली में उनके भाई हैं, गली गली में। एक भाई तो ये पीछे है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू उनका सवाल ये है कि वाहिद भाई क्या हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये सवाल वाहिद भाई ही बताएंगे। जिस दिन उनको ठगा जाएगा, हाँ नहीं ठगेंगे। ये बात तो है वाहिद भाई बहुत स्मार्ट है। वो खुद को सुरक्षित रखेंगे और राखी को मौका नहीं देंगे कि वो उनको ठगे। और जिन्होंने कोई ठगा है तो हमारे पास आ जाइए, हम पूरे ग्रुप बना के लड़ेंगे। आपसे है कि
राखी सावंत से आप काफी क्लोज थे, आपको तो हर चीज पता होगा। राखी सावंत हर एक 10 दिन में दुबई जाते हैं, क्या उनका कोई सच में वहाँ बिजनेस है या कोई और काम से जाती है? बोलू एक मिनट, मुझे भी पहले यही बोला था कि उनके होटल है, उनके क्लब है, उनकी एकेडमी है। जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उनके पास झंडू बाम भी नहीं है उधर। ठीक है, वो टिकटॉक लगा के बैठती है और दिन भर उसके ऊपर पता नहीं क्या, वो डबल टैप गाइस डबल टैप और डिजिटल सब कुछ चल रहा होता है। यही करने जाती है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने डांस एकेडमी कोई खोला था या क्या ये बात? एक्सक्यूज मी सर, मुझसे पूछो। कोई नहीं आता उसमें। पैसे किसने लगाए उसको पूछो। इधर। जो एकेडमी खोली थी मैंने इधर मुंबई में, क्या क्या हुआ है मुझसे पूछो। और दुबई में जो उन्होंने लोगों को ठगाए ना, देविका वो लोग आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, 1 हफ्ते में आ रहे हैं। फिर बिठाएंगे, फिर उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। और उनके एडवोकेट का कि तुम जाओ कोर्ट में जाके बात करो, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। और वो मेरे पे नए 8-8, 10-10 एलिगेशन लाती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एलिगेशन क्लेम करने में तैयार रहूँ और वो कुछ ना कुछ करते रहे। उम्रा जाके वो काफी खुश नजर आ रही हैं और आप लोग एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उम्रा जाकर वो वीडियोस भेज रही है, काफी खुश लग रही है और आप लोग काफी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी कहीं अनबन आ रही है उसके कारण। ये क्या ठीक है? एक और बार पूछिए। मतलब उम्रा जाकर वो वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम स्ट्रेस में लग रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे हंसना खेलना चाहिए? आप पर सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल मीडिया का, नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्ज़ाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने इससे पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्ली ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट्स है, रिलेशनशिप्स है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करें, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करे। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं? मानेगी नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर। एक सेकेंड, क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते आए हैं। उसे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज है ना? बिल्कुल। ये जो देश है ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं।
कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो, लेकिन ये वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम उस इल्ज़ाम को क्यों बर्दाश्त करें? आदिल एक सेकेंड, मैडम का हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ कनन के साथ। उसमें वो कहती हैं कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है, या नहीं तो हिम्मत करके अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड कब तक ये खेलेंगे? नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है, आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आपने सच में राखी को मारा है कि इसके बाद कोई हजम नहीं एक सेकेंड करता है? जो उम्रा वाली बात है, शर्लिन आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्रा करने जा रही है, जहाँ अलाउड नहीं है, उन सबको पता है वो सब अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं लिया? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे, जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में ज़बरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना ज़रूरी था। एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए। तो जैसे आपने कहा, ये मीडिया ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राश्री जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं, दुखी लग रहे, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग हैं राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले? हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्ज़ाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियाँ से क्या बोलोगे? अरे माफ़ी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफ़ी मांगो। बोलो अल्लाह मियाँ माफ़ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियाँ मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब।
लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का, मैं क्या ही बोलूं। ये सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज़ का हमको एविडेंस देना पड़ता है, बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सवे आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए। मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूँगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है। आप उनसे सुनिए क्या हुआ है उनके साथ। तो कल्याण जी, मीडिया आप के हमें सामने- स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड जी। आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से, और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना। और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लेके गया था। दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के मैं चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में मेरा शो हुआ, उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलूं मैं, बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलते हैं, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहा है, जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। मेरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना, रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा भी पैसा लिया है, मेरा भी पैसा लिया है। वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं बोलता राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पे पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। बट कल्याण जी, एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे वो कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर रही थी, जो आप लोग इतने अग्री हो जाते हो कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ एक राखी के बोलने। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हड़कम वहाँ पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला के वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहाँ पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, किकू शारदा, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के। 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब स्टिकर जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया। मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लेडी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लेडी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया, इसे कोई अभी मैं खुलासा कर रहा भाई, खुलासा कर रहा हूँ। बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ।
उसका सब व्हाट्सअप है मेरे पास। शादी मेरे से, नहीं, एक रिश्ते मिनट मेरे बोलने से। दो। भाई मुझे बोलने दो। मैं खाली इतने बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना, वीजा, सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद तुम मेरे ऊपर बोलते, मेरी अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का, और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूँ, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था। वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को खुद के पैसा से। दिखा दो कोई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दादा साहेब फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया। दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारे शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलते हैं दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया था, मैंने लेके गया। सेकेंड बात, जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण जी भाई नहीं, भाई माफ करना, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। ये उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं है। सिर्फ उसका वो जो मेकअप, ये कॉस्ट्यूम वाला कौन था उसका साथ में गया था, जो कपड़ा पहनता है उसका, कुणाल। हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम दिया, खुद को पहनने को नहीं आया था कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का, कुणाल को। हाँ, और वो उसका बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइन है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसने टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया। दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं उसने बोला 6 टिकट दे भैया नमस्कार, एक बार मैंने फल लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा दादा साहब फाल्के का। मैंने बोला दादा साहब फाल्के दिल से मैंने बनाया। नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैंने इस लड़के का सफ़र बहुत नीचे से जब से शुरू हुआ था, कई सालों से ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ। इस बच्चे ने कब से अपना सफ़र शुरू किया था, मेरा मतलब परिवार का बच्चा रहा, मैंने देखा कितनी मेहनत की है इसने, तो कम से कम इसको तो बख्श देना चाहिए था। सपना था मेरा दुबई में, और दुबई में शो नहीं दादा, मैं देश को रिप्रेजेंट किया, देश को मैं रिप्रेजेंट किया, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद तुम मेरे खिलाफ। अच्छा, जो पैसा लिया है ना आदिल ने, 2 लाख रुपया मुझे दिया है, मैं सब मीडिया को बोलता हूँ, अगर है दम राखी में, वो 2 लाख का बैंक स्टेटमेंट वो दिखाए और उस आदमी को वो खड़ा करो। हम दिखाएंगे जो 20 से 25 लाख गया वो आदमी कौन कौन है, लिस्ट दे देंगे हम, राखी दे लिस्ट। और रही बात, आज इतने लोग क्यों बैठे हैं, कितने लोगों को ठगी है राखी ने? शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब 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 झूठे हैं क्या? और राजश्री तो सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सबसे ज़्यादा। भाई मैं हस्बैंड था, मेरा बताओ। आप बोले राष्ट्रीय तो क्लोज फ्रेंड थी, मैं हस्बैंड था, शादीशुदा, 2 रिश्ते हैं, 2 रिश्ते हैं, एक बार निकाह, एक बार कोर्ट। गुस्सा, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ पता है? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रही है टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने। बताओ, अब Yes. बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी, उसका नंबर कहाँ से आएगा मेरे को? क्या बोलती है, मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली। उसका नंबर है, मैं बात भी किया, तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा बॉम्बे में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूँ, अहम बात कहूँ, राखी हर बार किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है, साफ है। बता दो कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल। आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है, किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। लेकिन आदिल, आप राखी के कितने ऐसे दोस्तों से मिले हो? अब ये कल्याण जी बोल रहे हैं कि 3 बार ही आपसे वो मिले हैं। अगर 3 बार की मुलाकात
मुलाकात में आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप और कितने लोगों से मिल रहे हो और कितने लोग आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये जानना चाहेंगे। एक 15-20 दिन दो, एक 15-20 दिन दो, हमको ये चाहिए प्रॉपर, हम एक काम करेंगे, एमपी थिएटर लेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। हर गली गली में जो बोल रहे हैं भाई तुम कैसे हो, मुझे ठग दिया, मुझे किया, मेरे से लूट लिया, 1 लाख लूट लिया, 10,000 लूट लिया, 50 रुपए लूट लिए, 25 लाख लूट लिए, 30 लाख लूट लिए, करोड़ों रुपए लूट लिए। आदिल सर क्या कहना चाहेंगे, राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है अगर कहीं बाहर जाते थे आदिल तो मेरे कार्ड से जो पेमेंट होता था उनके पास पैसे नहीं थे। कार से हो गया कार्ड से एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये हो गया। अच्छा एक सेकंड, मेरा एक सवाल है राशि जी से। हाल ही में राखी ने सिद्धार्थ के साथ एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में ये कहा कि दोस्त ना रहा, और कहा कि आपने उनका पति चुरा लिया और आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई। ये मतलब हंसी इस बात के लिए आई कि ये बंदी जो है राखी सावंत, ये किसी भी हद तक, मतलब इसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। सॉरी मैं इसका जवाब दूं, मैं स्टार्ट करूं। हर बार राखी क्या करती है सबको पता है, पूरे वुमेन को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे 3, आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राशि का कुछ चल रहा है। मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है राखी ने ये दावा किया है कि मैं राशि को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कन्नन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राशि और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे है। ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तोड़ना। अभी हम 3 हैं, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा लो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे बिकॉज हम सबको पता चल गया कि तुम क्या हो, उसके रग रग से वाकिफ हो गए, दुनिया को पता चल गया है राखी क्या है। कनन के जो इंटरव्यू पे आप क्या प्रोटेक्शन लेने वाले हो? हमने ऑलरेडी आदिल की तरफ से कनन का जो इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले, उस पर एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है। ये देखिए कंप्लेंट, और हमने ओशिवरा पुलिस स्टेशन को भी मार्क कर दिया है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेमेटरी है, जो उन्होंने इनके खिलाफ बोला है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया है, उन्होंने जो जिनके अगेंस्ट, आदिल के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे थे मैसूर में, उन्होंने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है उस इंटरव्यू के अंदर, जो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो हमने उस सब के अगेंस्ट उस सब चीज़ को कंटेंट्स डाल के ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाल दिया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, और हमने काफ़ी सारा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। जो थे आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट दे, फिर भी आप सही बोल रही हैं, लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसे ही हो गया है। देखिए, बार बार आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप जिंदगी, मतलब पूरी जिंदगी बिताने की कस्में कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ? जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद।
आदिल भाई राखी ने ये कौन सी कहा- अदा आपको पसंद आई थी? हाँ जिसके ये कारण ये आपको ये तुम प्यार सवाल ये तुम सवाल ही मत पूछो, किताब लिखना पड़ेगा मुझे अदायन के बारे में। राखी ये कह रही है जितने भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो या मीडिया के आगे बोल रहे हो सिर्फ फेम पाने के लिए बोल रहे हो उनके नाम से। और वो क्या करती हैं, वो जब आती हैं मीडिया के सामने, हाँ बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती अरे है। बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने मतलब अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? राशि आपको भी आदिल और राशि आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, नहीं, मेंटल नहीं, डिसऑर्डर, मैं अटेंशन बताना सीकिंग चाहूँगी। डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। ये बात सच में सच है, मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरी डे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूज़र हो, सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो। आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना, आपका जो बिजनेस है नेलाज, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेलाज। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है,
और उसके बाद जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है और ये जो जितने जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी? मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज़ करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए। और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है? आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझ में इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज़्यादा है। मैं बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। क्या वो डॉक्टर राखी सावंत भी बिजनेस करती है? बिल्कुल, ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेंडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही बोला आपने, ठगना। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेंडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन। क्या? कौन वुमन ऑफ द एरा? दादा साहेब फाल्के ड्रामा क्वीन दुबई। ड्रामा क्वीन क्यों रहे इतना अच्छा हुआ? नहीं, आम बात है। कौन वुमन द बिगेस्ट ठक्का दे दो ना एटलीस्ट। ठग द बेस्ट ठग अवार्ड गोज टू बाल्टी अवार्ड। बाल्टी अवार्ड। कल्याण सर, अगर उससे कि जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अगर इसको लेकर अगर अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको। वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, उसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूँगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ। प्लीज़ राखी के अगेंस्ट में जोर से। राखी नहीं, ये रिटन कंप्लेंट है, इसको रिटन कंप्लेंट बोलते हैं टेक्निकली। राखी सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट गई है पुलिस को अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509, 384 ऑफ IPC। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पर हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में FIR करने का ऑर्डर लेंगे, उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग करने वाले हैं। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए। अदरवाइज़ आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे भी आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राश्री के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है 4 फिल्में गई है और कौन सॉन्ग गए हैं उसके। ये राश्री के वजह से नहीं गया है। ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही नहीं, क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको किसी ने काम दिया भी था, करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए। लेकिन अब टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी?
सर राखी ने ये भी कहा है कि आदिल, राष्ट्रीय और शर्लिन के टॉर्चर को लेकर सुसाइड भी कर सकती है आने वाले दिनों में। मैं कर दिया उसके लिए भाई, मैं करे सुसाइड ना, मेरा खराब किया था वो दासा फाल्के का नाम। अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी वाइफ को। मैं करने वाला हूँ। अरे बाबा, मेरी इतनी बड़ी ब्रांड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ही सवाल है। आपको लगता है कि राखी सावंत सुसाइड करेंगी? वो सबको मारेगा। वो तो दूसरे को सुसाइड करवा दें। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। तो मेरे भी तो दिखा है वीडियो का बिजनेस तो है। वो भी एक ऑफेंस है। अगर कोई धमकी देता है सुसाइड करने का तो वो भी एक ऑफेंस हो जाएगा। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए एफआईआर को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना एफआईआर वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज़ पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही एफआईआर वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज़ पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, अगर लोगों को इजाज़त देती हूँ कि वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें, तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद करने पर। वो आई थी यहाँ पर राजश्री जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज़ बहन तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज़ बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन। मैंने कहा कि प्लीज़ इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो ज़रा, मैं ये एफआईआर वापस नहीं ले सकती। समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए, हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये एफआईआर वापस ले लूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? शर्लिन जी, तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती हैं कि अरे वो तो आई थी हमारे पास, हमने कॉफी पी। हाँ बाबा, हम साथ में बैठकर मोमोज खाए, हमने कॉफी पी। कॉफी तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी पीती हूँ, मोमोज तो अपने ड्राइवर के साथ भी खाती हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या संविधान में लिखा है
कि अगर आप किसी के साथ बैठकर मोमोज खाते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या हंसी मजाक करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि आपने सेटलमेंट कर ली। आज तक ना लिखित में ना जुबानी तौर से मैंने ये कहा कि मैं अपना एफआईआर वापस लेती हूँ। मेरे जीते जी वो एफआईआर कभी वापस नहीं लूंगी। बात सुन लो और समझो। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में जाकर एक शिकायत दर्ज करी। मैंने कहा बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कि सर, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एक एडवोकेट होते हुए, एक महिला होते हुए, हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए तमाम मीडिया वालों के सामने उन्होंने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, मुझको जलील किया, मेरी इज्जत उछाली। एक वकील होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोलती है हाँ मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा आप क्या चाहती हैं? मैंने बोला सर ये कह रही हैं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे कहिए कि मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे अगर सच में ये शर्मिंदा है तो। उन्होंने उस दिन, ये बात है 7 अगस्त 2023 की, इसी महीने की, तो उन्होंने उस दिन ऑफिसर के सामने कहा जी सर, सर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सर, और उसमें तमाम मीडिया वालों के सामने मैं शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगूंगी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। और वहाँ से निकलने के बाद वो मुझे धमकी देती हैं, बोलती हैं कि जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है राखी सावंत और मेरे खिलाफ वो आप वापस ले लीजिए तो ये माफ़ी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? एफआईआर अलग है और बार काउंसिल में जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो अलग है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, आप मिक्स क्यों कर रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया कि उनकी मंशा क्या है। माफ़ी मांगना उनकी मंशा नहीं है। वो चाहती हैं कि जैसे तैसे मैं उस एफआईआर को वापस ले लूं और मुझे कहती हैं कि असल में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे उसके लिए फ़िक्र होती है और ये राखी सावंत मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा मैडम जो कुछ भी है ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है? हम मिले क्यों, यहाँ पर आए क्यों बार काउंसिल पर? क्योंकि मैंने शिकायत की आपके खिलाफ, ठीक है? उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आज ये कहती हैं कि नहीं हमारी सेटलमेंट हो गई। अरे कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्टेड जज साहब के सामने आप क्या बोलेंगे? वो पूछेंगे आपसे अगर सेटलमेंट हुई है तो बताइए कहाँ हुई, कैसे हुई, है क्या लिखित में? अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। सर आप बताइए सेटलमेंट कैसे होती है? सेटलमेंट के लिए दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कंसेंट टर्म्स डालना पड़ेगा, फिर माननीय जो हाई कोर्ट होगा वो क्वेश करेगा। ऐसा सेटलमेंट नहीं होता है। अरे क्या बोलेंगे वो कोर्ट में? हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने कॉफी पी साथ में, तो हो गई सेटलमेंट। अरे एक पढ़ी लिखी वकील होते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फाल्गुनी ने कहा है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर माफी मांगती तो आप माफ करेंगे? मैंने उस दिन ये दिलदार वाला डायलॉग राखी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। बहन तू दिलदार है, बहन दिलदार कर करके ही ये हालत हो गई। बहन तू बहादुर है, बहन मेरे साथ चल, बहन मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगा बहन। एक सेकेंड। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने मुझसे कहा कि वो तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगी, तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। क्यों? 5 नवंबर 2022 के दिन जो शर्मनाक काम उन्होंने किया, सरेआम मीडिया के सामने एक लड़की के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके लिए वो माफी मांगना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनसे पूछिए क्या हुआ। वो बोलती हैं नहीं असल में वो जो एफआईआर आपने दर्ज कराई ना हमारे खिलाफ वो आप वापस ले लेंगी तो फिर मैं माफ़ी मांग सकती हूँ।
मैंने बोला मैडम एफआईआर अलग है, ये बार काउंसिल वाली शिकायत अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। एफआईआर में आपका नाम है, राखी सावंत का नाम है, बार काउंसिल में मैंने जाकर शिकायत करी आपके खिलाफ, तो आप अभी उस शिकायत के बारे में बात करो। तो नहीं आप वो एफआईआर वापस ले लो, तो मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे मीडिया के सामने, फिर आप ये शिकायत भी वापस ले लो। मैंने कहा क्या है ये, आप डील कर रहे क्या मेरे साथ? जिसके दिल में रिमोर्स होता, जिसके दिल में गिल्ट होती अपने किए के लिए, जिसके दिल में पछतावा होता, जो सच्ची मायनों में, हाँ सही मायनों में जो माफ़ी मांगना चाहता है, वो कंडीशन रखता क्या? नहीं आप ऐसा करो तो मैं सॉरी बोलूंगी, आप वैसा करो तो मैं अपोलोजाइज करूंगी। क्या है ये? आप मीडिया के सामने आज भी ये बोल रहे, आप ही को बोला था किशन, आप ही को बोला था, अरे मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। शर्लिन चोपड़ा को बोल दो कि अगर कोई शरीफ औरत, शरीफ महिला हाँ आ जाए, अगर कोई शरीफ महिला बात करना शुरू करे तो फिर सोच लो क्या होगा। अरे क्या शराफत 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 का पाठ पढ़ा रहे। अगर आप सच में शरीफ हो ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हो। आपकी शराफत आपकी हरकतों से, आपकी बातों से झलकती। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आता कि आप कौन है, तो समझ में आ गया है सबको कि आपकी असली मंशा क्या है। और आप क्या बोल रहे थे, अगर वो माफी मांगेगी तो मैं क्या करूं? नहीं मतलब आप माफ कर देंगे क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ये सवाल मैं आपको छोड़ती हूँ। मैं हमारे नहीं, अगर मीडिया के सामने सच्चे मन से वो माफी मांगती है मुझसे, बगैर कोई शर्त के, एफआईआर वापस ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नो, कोई कंडीशन नहीं। आप सच्चे दिल से माफी मांगो, उसके बाद आप देखो क्या होता। आदिल भाई, सुनो मैं बोलूं बैठ जाओ रुको हो गया जवाब दो। अरे साइलेंट, अबे चुप बैठ गया। आपको जो पूछना पूछा। पूछ लिए जवाब क्या बता अभी ये मत बोलो आदिल की टीम, आदिल की गैंग, ये कोई टीम और गैंग नहीं है। न्याय के लिए लड़ना गैंग नहीं बोला जाता, ये गैंग नहीं है। इनके साथ जो हुआ ये आई है, मेरे साथ जो हुआ मैं आया हूँ, इनके साथ जो हुआ ये आई है। यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया है। पीछे भी है। हाँ ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? इंटरेस्ट में पैसे लेके इंटरेस्ट बन रहे हैं। 25 लाख रुपए का अवार्ड, लाखों रुपए, मेरे लाखों रुपए। तो ये मत बोलो गैंग है, टीम है। हमारे साथ जो हुआ है हमें मालूम है। तो वो आके बोलती है ये वो टीम, मैं लोनर होगी। लोनर के काम तुमने किए हैं क्या? तुमने दोस्त बनाए क्या? तुमने हस्बैंड ठीक से बनाए क्या? तुमने फैमिली ठीक से रखी? तुमने कुछ नहीं किया। ठीक से भाई भी नहीं रखा। हाँ भाई, हर गली गली में उनके भाई हैं, गली गली में। एक भाई तो ये पीछे है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू उनका सवाल ये है कि वाहिद भाई आश्री जी या हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये सवाल वाहिद भाई ही बताएंगे। जिस दिन उनको ठगा जाएगा,
हाँ नहीं ठगेंगे। वो मास्टर आदमी है, बहुत बड़ा मास्टर है। ये बात तो है, वाहिद भाई बहुत स्मार्ट है। वो खुद को सुरक्षित रखेंगे और राखी को मौका नहीं देंगे कि वो उनको ठगे। और जिन्होंने कोई ठगा है तो हमारे पास आ जाइए, हम पूरे ग्रुप बना के लड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि राखी सावंत जब काफी क्लोज है, आपको तो हर चीज पता होगा। राखी सावंत हर एक 10 दिन में दुबई जाते हैं, क्या उनका कोई सच में वहाँ बिजनेस है या कोई और काम से जाती है?